Hello students, this is Meenakshi Ashodhia, Assistant Teacher of Commerce from Government Girls Inter College, होशियारपुर, Sector 51, नोएडा। मैंने सब्जेक्ट लिया है अकाउंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉजेज एंड डेप्रिसिएशन मेथड। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, ह्रास किसे कहते हैं? किसी संपत्ति के प्राइस में किसी भी कारण या किसी भी वजह से धीरे धीरे कमी आने लगती है, उसके प्राइस में, उसकी वैल्यू में कमी होने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन या फिर ह्रास कहते हैं। वस्तु के मूल्य में ह्रास कई कमी से होती है, यानी कई सारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जैसे टूट फूट, कोई वस्तु टूट गई है, समय का व्यतीत होना, काफ़ी टाइम की हो गई है, 10 साल बीत गए हैं, 15 साल बीत गए हैं, चलना बंद हो गया है, काम करना बंद कर दिया है या ख़राब हो गई है। ये कई सारे वजह हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सामान्य बोलचाल के भाषा में मूल्य ह्रास का अभिप्राय मूल्य में कमी से लगाया जाता है, यानी कि जो प्राइस होता है वो कम होता जाता है। लेकिन अकाउंट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो इसका जो मीनिंग है वो है फिक्स्ड एसेट्स के पुस्तकीय मूल्य में कमी, जो इसकी बुक वैल्यू होती है, जो इसकी शुरू से जो बुक वैल्यू होती है, जितने में वो खरीदी जाती है, उसके बुक वैल्यू में अगर कोई कमी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। किसी संपत्ति का मौद्रिक मूल्य उपयोग, टूट फूट या अप्रचलन के कारण समय के साथ कम हो जाता है, यानी जो एसेट्स है उसका जो प्राइस है, उस यूज़ करने से, टूटने से, काम ना करने से या टाइम के साथ साथ उसका मतलब टाइम बीतता जाता है या काम करना बंद कर देता है, तो जैसे जैसे टाइम कम होने लगता है वैसे वैसे उसके प्राइस में कमी होने लगती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। डेप्रिसिएशन के उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लगाया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है इसका, सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए समुचित ह्रास की व्यवस्था करना आवश्यक है। जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये एक प्रकार का खर्चा होता है, व्यय, एक्सपेंस। संपत्ति के निरंतर प्रयोग से, यानी कि जब हम इसका यूज़ कंटिन्यू करते रहते हैं तो इसके प्राइस में कमी आने लगती है, और इस कमी को प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में लिखना आवश्यक होता है। और जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को हम 5 साल से कंटिन्यू यूज़ करें, तो 5 साल से वो कंटिन्यू यूज़ में है, तो इसलिए क्या होता है कि उसके प्राइस में कमी आने लगती है, और उसके यूज़ करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम अकाउंट में दिखाएंगे। किसी भी व्यवसाय को सही वित्तीय स्थिति का अध्ययन उसके आर्थिक चिट्ठी द्वारा होता है। किसी भी बिजनेस को उसका जो बैलेंस शीट है उसी से पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लास्ट पॉइंट है हमारा, जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाए तो नई संपत्ति खरीदकर उसका पुनर्स्थापन किया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि जो संपत्ति, जो हमारी एसेट है, उसका जो जीवन काल है, जो उसका ईयर है, जो उसकी लाइफ है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? पुरानी संपत्ति, पुरानी एसेट को हम बेच देते हैं, जो न्यू एसेट है उसके बदले हम ले लेते हैं। टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स। पहली विशेषता है हमारी, ह्रास की व्यवस्था स्थायी संपत्तियों के लिए की जाती है। जो डेप्रिसिएशन है वो क्यों लगाया जाता है? स्थायी संपत्ति, इसकी व्यवस्था करने के लिए। ये जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगाया जाता है। ह्रास का आशय किसी स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य में कमी से होता है। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी जो बुक वैल्यू है उसमें कमी होने लगती है। ह्रास के रूप में संपत्ति के मूल्य में निरंतर कमी होती रहती है। जो एसेट का प्राइस है, जो वैल्यू है, वो डे बाय डे कम होती रहती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। धीरे धीरे, नियमित व स्थायी रूप से होती है। जो कमी है, जो कमी होती है इसमें, वो रेगुलर होती है और धीरे धीरे होती है।
ये एक आगम हानि, ये एक लॉस होता है जिससे लाभ हानि खाते को प्रभावित किया जाता है। ये हमारा एक हानि होती है, हमारे लिए एक लॉस होता है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट करती है। संपत्तियों की लागत के वितरण की एक प्रक्रिया है मूल्यांकन की नहीं। ये इससे क्या होता है कि संपत्ति की लागत इससे पता चलती है, ये किसी को इवेल्युएट नहीं करती। डेप्रिसिएशन लगने के बाद, हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है वो एक्चुअल कॉस्ट मानी जाती है, इससे कोई इवैल्यूएशन नहीं निकलता है। बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन के कारण क्यों लगाया जाता है, क्या वजह है डेप्रिसिएशन लगाने की। पहला कारण है कि संपत्ति के प्रयोग के कारण उनमें या तो टूट फूट हो जाती है, घिसने लगती है, जब बहुत पुरानी चीज़ हो जाती है तो घिसने लगती है, कमज़ोर हो जाती हैं, अतः उनके मूल्य में कमी आ जाती है। जब किसी भी एक चीज़ को कई साल हो जाते हैं, 15 साल 20 साल हो जाते हैं, तो उसके पुर्जे में कुछ कमी आ जाती है, घिसने लगते हैं उसके पुर्जे, या कमज़ोर होने लगती है। जिस तरह से वो पहले काम करते थे अब काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिनका काल निश्चित होता है, जो जिनकी लाइफ ईयर होती है फिक्स रहती है। जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता जाता है उनके मूल्य में, उनके प्राइस में कमी आने लगती है। कभी कभी नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति के बेकार ना होने के बावजूद उसके मूल्य में कमी आ जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर साल हर 6 महीने में एक नया मॉडल आता है। जैसे एक नया मॉडल आता है, पुराने वाले मॉडल की जो वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। तो इसी तरह जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, वैसे वैसे पुरानी चीज़ों की वैल्यू कम होने लगती है और उनके प्राइस में कमी आ जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा, कुछ संपत्तियां नाशवान प्रकृति की होती हैं, जैसे खनिज खदानें, जंगल, तेल के कुएं, अर्थात प्राकृतिक संपदा। ऐसी संपत्तियों में जैसे जैसे सामग्री निकाली जाती है वैसे वैसे भंडार में कमी होती जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती है, जैसे खनिज हो गए, आदि खाद हो गई, नेचर से रिलेटेड। तो जैसे जैसे वो निकलती रहेंगी उस वहाँ पे कमी होती रहेगी। अब जैसे सोने की खान, सोने की खान पहले हर जगह मिलता था, लेकिन अब हर जगह जगह बन गई है, पॉट्स बन गए हैं, तो क्या हो रहा है, अब बहुत कम खनिजें रह गई हैं। हमारा डेप्रिसिएशन की गणना के नियम, कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं। 3 रूल्स बताए गए हैं। फर्स्ट रूल है, यदि संपत्ति का क्रय किसी महीने के बीच में किया जाता है तो सुविधा के लिए राशि की गणना अगले माह से लेखांकन की अंतिम तिथि तक की जाती है। मान लीजिए जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बताते हैं पूरे साल का बना रहे, मान लीजिए हमने बीच में, महीनों के बीच में हमने खरीदा है, तो हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पहली बार डेप्रिसिएशन या तो 31 दिसंबर को लगाया जाएगा या फिर 31 मार्च को लगाया जाएगा। अगर हमने साल के बीच में अगर खरीदा है तो जिस दिन हमने खरीदा है उस दिन से और लास्ट डेट तक का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। जैसे मशीन का क्रय 10 जून को हुआ, 10 जून को अगर हमने खरीदी है तो राशि की गणना 1 जुलाई से 31 मार्च तक की जाएगी। मान लीजिए हमने 10 जून को खरीदा, यानी कि जून में खरीदा, तो हम डेप्रिसिएशन कब से लगाएंगे, जुलाई से, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 मार्च तक की जाएगी, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 9 महीने का डेप्रिसिएशन। दूसरा रूल है, यदि संपत्ति वर्ष के प्रारंभ में तथा अंत में विद्यमान हो तो राशि की गणना 1 वर्ष के लिए की जाएगी। और अगर साल के शुरू में ही खरीद लिए, 1 जनवरी या 1 अप्रैल को ही खरीद लिए, तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लास्ट रूल है, यदि किसी संपत्ति को वर्ष के दौरान बेच दिया जाए, अगर जैसे साल चल रहा है, साल के बीच में ही अगर हमने कोई एसेट बेच दी है तो ऐसी संपत्ति पर संपत्ति की बिक्री या निस्तारण की तिथि तक का रस निकाला जाना चाहिए। तो मान लीजिए साल के बीच में हमने बेची, 1 जून को बेची, तो मई तक का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। जिस दिन हमने बेची है तब तक का डेप्रिसिएशन हम उस मशीन पर या संपत्ति पर लगाया जाए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लगाने की
विधियाँ। इसके 3 मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्युटी मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय के मालिक किसी संपत्ति के मूल्य को उस समय तक बढ़ा सकते हैं जब उसकी उपयोगी बने रहने की संभावना हो। आय विवरण पर इस प्रकार के खर्च की गणना करते समय वह यह सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मूल्यह्रास विधि है और यह सीखना सबसे आसान है। इसमें क्या होता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो हर साल उतना ही लगता है। मान लीजिए इस साल आपका 10,000 लगा है तो अगले 5 साल तक आपका जो डेप्रिसिएशन है वो उतना ही लगेगा, 10,000। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये उन बिजनेस के लिए बहुत काम आती है जो बहुत जटिल तरीकों में से एक की आवश्यकता नहीं है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी मशीन को बीच में खरीदा, 1 जून को खरीदा, तो जून से दिसंबर तक या फिर मार्च तक जब आपकी बुक्स बंद हो रही हैं तब तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर से आप हर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते चलाएंगे। एक साल में अगर आपका 10,000 डेप्रिसिएशन आया है तो हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 10,000 ही आएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट एसेट यानी कि जो एसेट की कॉस्ट है, इसमें से हम क्या स्क्रैप यानी कि जो उसकी लागत होती है उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कि जो एसेट है उसका जीवन काल कितना है। ये था स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग। इसके एडवांटेजेस कि स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या हमें लाभ मिलते हैं या क्या हमें एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही सरल है कि एक साल में अगर 10,000 डेप्रिसिएशन लगा है तो हर साल 10,000 ही लगेगा। इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। दूसरा हमारा लाभ है यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यवसाय जो होते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर कम पढ़ा लिखा बिजनेसमैन भी है वो भी उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। लास्ट एडवांटेज है हमारा एसेट कैन बी रिटन ऑफ कम्प्लीटली। जो हमारी एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, वो पूरे तरीके से रिटर्न राइट ऑफ हो सकती है, हो जाती है। राइट ऑफ में जो इसका प्राइस होता है वो बिल्कुल डेप्रिसिएशन लग कर ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एडवांटेज। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड ने 1 जुलाई 2007 को 2,80,000 रुपये की लागत पर एक मशीन का अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण मीन्स खरीदती है। इसकी स्थापना यानी कि 2,80,000 की मशीन खरीदी और 20,000 उस पर उसने खर्चा किया, तो उसके लिए कितनी की हो गई, 3 लाख की। फर्म हर साल मूल लागत के 10% पर मूल्यह्रास लिखती है। जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 10% लगाएंगे हर साल। किताबें हर साल 31 दिसंबर को बंद होगी। जो हमारा अकाउंट्स बंद होंगे 31 दिसंबर को बंद होंगे। 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट तैयार है। हमें जो अकाउंट बनाना है वो 3 साल के लिए। इसका सॉल्यूशन में मशीनरी अकाउंट कब खरीदी थी, 1 जुलाई को। कितने में खरीदी, 2,80,000 टू बैंक अकाउंट। जो उसने खर्चा किया था 20,000 का, वो भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना हो गया, 3 लाख रुपये। अब जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब खरीदी थी, 1 जुलाई। जुलाई से दिसंबर तक का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 15,000। 3 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 2,85,000।
अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे 2007 में। टू बैलेंस BD 2,85,000। अब फिर से अब हमें कब का लगाना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इनके पूरे साल का। कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10%, 2,25,000। अब इसमें जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो उसके एक्चुअल कॉस्ट पर ही लगाते हैं हर बार। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, 3 लाख। तो अब जितनी बार हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे उतनी वो हम किस पर लगाएंगे, उसके खरीदे पर। तो उसको टोटल कितने में पड़ी थी, 3 लाख में। 3 लाख का 10% निकालेंगे, 30,000। 2,85,000 में से 30,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,55,000। अब इस 2 साल कंप्लीट हो गए, लास्ट का करते हैं। टू बैलेंस BD 2,55,000। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है। तो पूरे साल का इसमें कितना आया था, 30,000। तो इस बार भी पूरे साल का कितना आएगा, 30,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। बैलेंस निकाल देंगे, 2,55,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,25,000। ये हमारा 3 साल का कंप्लीट हो गया है। जो बैलेंस निकल के आया है वो है हमारा 2,25,000। ये था हमारा मशीनरी अकाउंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। का राशिक मूल्य विधि, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसका मीनिंग मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसके लाभ, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के क्या लाभ है, 4 लाभ मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। पहला है इजी कैलकुलेशन। इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है, कोई भी इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकता है। बैलेंस्ड अफेक्टेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डिफरेंट ईयर। हर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो इफेक्ट करता है बैलेंस, क्योंकि हर साल इसका बैलेंस अलग अलग निकल के आता है। लॉजिकल मेथड, इसका अपना एक अलग लॉजिक होता है, इसमें लॉजिक की ज़रूरत होती है। सुटेबल फॉर एसेट्स हैविंग लॉन्ग लाइफ, जिस एसेट की, जिस संपत्ति का जीवन काल अधिक होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एसेट में, उसके लिए बहुत अच्छा मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड के एडवांटेज।
जो लॉस है वो हम इधर दिखाएंगे, जो प्रॉफिट है वो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,39,090, ये हमारी नई मशीन का डेप्रिसिएशन है। हमारा बैलेंस निकल के आया है वो है 7,22,000। उस बैलेंस को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 1 अप्रैल ट्रू बैलेंस मीटिंग 7,22,000।